हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव ऑप्शन है भिन्न संख्या में लपेट होते हैं। दूसरा है, एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है। पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं। एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, ट्रांसफार्मर कोई सा भी हो, कोर टाइप या सेल टाइप, यहाँ पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिया गया है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सर्किट में दिख रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं। इनमें किसी प्रकार का विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। मीन्स चुंबकीय फ्लक्स इसमें कॉमन होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन इस्पात, सी कास्ट आयरन और डी पीतल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी की बात करें, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील, इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई चुंबकशीलता, लो रिलेक्टेंस और लो हिस्टैरिसीस गुणांक। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन इस्पात की कोरें प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होती है। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, जब आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है तो उस समय जो प्राइमरी वोल्टेज होती है वो किसके द्वारा बैलेंस होती है, किसके द्वारा संतुलित होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई लॉसेस नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोई लॉसेस नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, नो लोड कंडीशन में है, तो उस समय जो V2 होगा वो E2 के इक्वल होगा, है ना। तो क्या है, वहाँ पर E2 है और E1 से बैलेंस्ड होगा नहीं। फिर E2 सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न EMF के द्वारा बैलेंस्ड होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, केवल एक ही ट्रांसफार्मर है आदर्श ट्रांसफार्मर जिसमें किसी प्रकार का ओमिक लॉसेस मीन्स IR ड्रॉप, चुंबकीय लीकेज, किसी प्रकार का कोई लॉसेस, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है ना। बाकी सभी ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, सब में लॉसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कम वोल्टेज की ओर, उच्च वोल्टेज की ओर। दोस्तों, दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो होता है, जिसको सप्लाई जोड़ा जाता है वो प्राइमरी होता है और जिसको लोड से जोड़ा जाता है वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है, मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन है में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम शक्ति हो, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो, में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा हो, में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट हो। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम हो। मीन्स प्राइमरी में N1 है और सेकेंडरी में N2, तो N1 इज ग्रेटर दैन N2। सेकेंडरी साइड का टर्न जो नंबर होगा वो कम होगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। मीन्स कि सेकेंडरी साइड आपकी LB होगी और प्राइमरी साइड HB होगी। नेक्स्ट है, उच्च आवृत्तियों पर
मेगाहर्ट्ज़ रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा राइट, वायु कोर, क्योंकि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में एयर कोर प्रयोग की जाती है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए या ओपन सर्किट हो जाए तो वह उस कंडीशन में लोड को कितना पावर सप्लाई प्रदान करेगा? ऑप्शन है पूर्ण शक्ति, शून्य शक्ति, 86.6% शक्ति और 58% शक्ति। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग यदि डेल्टा वाइंडिंग हो तो उस कंडीशन में क्या हो, कभी मान लीजिए एक कॉइल ओपन हो जाए या ये जल गई, मतलब ये कॉइल एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में जब डेल्टा साइड में केवल 2 वाइंडिंग ही बची हो तो उस कंडीशन में ये लोड को केवल 58% ही पावर सप्लाई कर सकेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको याद रखिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है ऑटोमोबाइल्स में वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु। ऑप्शन डी है नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो ऑप्शन इसका डी सही है। जैसा कि पता है स्टेबलाइजर क्या काम करता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, रेगुलेट करता है ना। तो उसमें क्या लगा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है केवल एक वाइंडिंग है ना, और यही वाइंडिंग प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में कॉमन है। तो प्राइमरी साइड दिख रहा है आपको, ये पूरा टर्न लिया गया है, और सेकेंडरी साइड में केवल इतना ही टर्न लिया गया है, हाफ कह सकते हैं। तो प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है तो ये आपका एच भी हुआ, हाई वोल्टेज साइड। इधर टर्न कम है तो ये एल भी हुआ, लो वोल्टेज साइड। तो ये क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। और कैसा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें केवल एक वाइंडिंग है और वहीं दोनों वाइंडिंग्स में कॉमन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है? ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, टोंग टेस्टर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, बैरिएक। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा बी, टोंग टेस्टर। एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज करंट को मेजर करती है और इसमें करंट ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है ना। उसी के द्वारा टोंग टेस्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो दिखाए गए सर्किट में आपको दिख रहा है जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें टर्नों संख्या कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों संख्या ज़्यादा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को एमीटर द्वारा शॉर्ट कर दिया गया है ना। और सेकेंडरी वाइंडिंग को अर्थ भी किया गया है। मीन्स ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ पर टर्न कम है इसलिए एल भी हुआ और ये एच भी हुआ। तो ऐसा सर्किट किसका होता है, करंट ट्रांसफार्मर का। तो इसका ऑप्शन होगा करंट ट्रांसफार्मर। और याद रखिए फ्रेंड्स, एमीटर करंट कितना होता है, 0 से 5 एम्पियर। नेक्स्ट है, विभव ट्रांसफार्मर से वोल्ट मीटर को विसंयोजित करते समय आपको कौन सी सावधानी चाहिए? ऑप्शन है विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना, विवृत परिपथ पर सेकेंडरी टर्मिनलों का भू संपर्कन करना, विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को लघुपतित करना, सेकेंडरी के टर्मिनल के मध्य
निम्न प्रतिरोधी शंट का संयोजन करना। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मीन्स पीटी, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, इसमें क्या लगा रहता है, एक वोल्ट मीटर है ना। तो इसको निकालते समय, इसको डिस्कनेक्ट करते समय क्या करना चाहिए, दोनों टर्मिनल को प्रॉपर इंसुलेट कर देना चाहिए, है ना। ये सेफ्टी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान होंगे। ऑप्शन है 240 वोल्ट व 415 वोल्ट, 230 वोल्ट व 400 वोल्ट, 220 वोल्ट व 380 वोल्ट, डी है 100 वोल्ट व 110 वोल्ट। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इस नियम के अनुसार ऑप्शन बी सही है, सिंगल फेज के लिए 230 और 3 फेज के लिए 400 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग, ऑप्शन है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होती है, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है, उच्च या निम्न वोल्टता कोई भी वाइंडिंग हो सकती है, डी है दोनों प्रकार की वाइंडिंग सैंडविच के समान एक के ऊपर एक स्थापित होती हैं। फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने थियरी सेक्शन में डिस्कस किया था कि कोर के पास पहले एलवी वाइंडिंग होती है, एलवी वाइंडिंग के बाद फिर इंसुलेशन होता है, उसके बाद एचवी वाइंडिंग होती है ना। तो पहले एलवी कोर के पास, उसके बाद इंसुलेशन, फिर बाद में होगा एचवी वाइंडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है वायु शीतलन विधि, वायुदाब शीतलन विधि, तेल शीतलन विधि, जल शीतलन विधि। तो फ्रेंड्स सबसे कॉमन मेथड है, पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दोनों में कॉमन मेथड है कूलिंग के लिए तेल शीतलन विधि, ऑयल कूलिंग मेथड। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल आवृत्ति पर, केवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर, केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ऑप्शन डी आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। तो फ्रेंड्स EMF इक्वेशन का फार्मूला है 4.44 φm F है ना, ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ से दिख रहा है इंड्यूस्ड EMF वो डिपेंड किस पर कर रहा है, अधिकतम फ्लक्स पर, चुंबकीय फ्रीक्वेंसी पर और टर्नों की संख्या पर। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सेकेंडरी साइड पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या है। दोस्तों EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर का होता है इज इक्वल टू 4.44 φm F इंटू टर्नों की संख्या, मात्रक वोल्ट होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वेशन सेम ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण लाइनों के सब स्टेशन सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में किस प्रकार का संयोजन उपयोग होता है। स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो फ्रेंड ट्रांसमिशन के एंड में जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होती है, जबकि सेकेंडरी डेल्टा में होती है। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, डेल्टा और स्टार और डेल्टा, प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अनुसार सेकेंडरी साइड का नो लोड वोल्टेज माइनस सेकेंडरी साइड का फुल लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी साइड का, ये फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही होगा, सी वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 21, शून्य लोड धारा का कार्य है। ऑप्शन है कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय लोड पर लौह हानियों को वहन करना, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है सेकेंडरी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो फ्रेंड्स, नो लोड करेंट होती है ट्रांसफार्मर में, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, एक होती है आई डब्ल्यू और दूसरी होती है आई म्यू। आई डब्ल्यू काम होता है ट्रांसफार्मर में नो लोड पर जो लॉसेस होते हैं उनको वहन करना, जबकि आई म्यू का काम होता है चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन होगा सही सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति शक्ति की वह क्षति है जो डैश 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 के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है एडी करंट, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, कोडलन प्रतिरोध, वाइंडिंग विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 22, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति शक्ति की वह क्षति है जो डैश 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 के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है एडी धारा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, कुंडलन प्रतिरोध, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉसेस का फार्मूला, कॉपर लॉसेस कोई भी फार्मूला हो किसी मशीन के लिए, वो एक ही फार्मूला होता है I²R। तो यह उत्पन्न होता है रेजिस्टेंस के कारण, वाइंडिंग का, कॉपर का, या फिर जो भी कंडक्टर मटेरियल होगा उसके प्रतिरोध के कारण ही कॉपर लॉसेस होती हैं मशीनों में। तो किसी मशीन का रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तब कॉपर लॉसेस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडलन का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर में लौह क्षति डैश 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 पर एवं कॉपर क्षति डैश 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 पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस वो दोनों किस पर डिपेंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, याद होना चाहिए, जो आयरन लॉसेस होते हैं मशीनों में, ट्रांसफार्मर में, वो डिपेंड होते हैं वोल्टेज पर, है ना, इस पर वोल्टेज पर, जबकि कॉपर लॉसेस वो करेंट पर, है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, वोल्टेज और यहाँ पर करेंट। तो ऑप्शन पहला सही होगा, ए वोल्टेज और करेंट। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये सबको पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी कितनी होती है ट्रांसफार्मर की। तो 95 से 98%। ओके, ये सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता एक अनुपात है। ऑप्शन है किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट का, किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन में का। सी है इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का। डी है आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है, ऑल डे एफिशिएंसी, वो
24 घंटे में कितना आउटपुट किलोवाट आवर में ट्रांसफार्मर का है और उसका इनपुट उतने समय में कितना इनपुट किलोवाट आवर में है, दोनों का रेशियो 24 घंटे के लिए उसकी आल्ट एफिशिएंसी होती है, पूरे दिवस दक्षता। दोस्तों आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।